Hello, students. Welcome back to the YouTube channel of ZA Academy. This is your mentor Abdul Ahad, and as you all know that nowadays we are preparing for the upcoming ninth entrances, and these are the faculties with whom you have already met. आप लोगों ने ये सारी चीजें इनसे पढ़ ली है और वीक 1 खत्म हो चुका है एंड नाउ द सेकेंड वीक हैज बीन स्टार्टेड और सेकेंड वीक का सेकेंड टाइम टेबल लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूं और आपके सामने ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सेकेंड वीक जो है आपका आज 2 जैन है, नया साल है। आपने कल नए साल में नई क्लास पढ़ी थी, नए मेंटोर से आप अपने फिजिक्स के मेंटोर से मिले थे और आज की क्लास के बारे में मैं आपको बताऊं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक ये आपकी क्लासेस हैं जो आपके पास टाइम टेबल ऑलरेडी पहुंच चुका है। इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी और यूट्यूब की पोस्ट में भी ये सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको जो है वो सारी चीजें समझ में आ रही है क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेज देख करके पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आइए पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, जिस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कुछ होमवर्क दिए थे जिसका आपने जो है वो आंसर भी बताया। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चों। ओके, आफ्टर दैट हमने ये बताया था आपको कि इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो पहला पार्ट है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। सो फ्रेंड्स वाला पार्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर योर फो। वो आपके एनिमीज हैं तो कैसे हैं, यानी कि वो किस तरीके से आपको हार्म कर रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर each and everything will be going to be discussed with you people। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके दुश्मन किस तरीके से होने वाले हैं, कैसे ये आपको बीमार करने वाले हैं, क्या क्या दिक्कतें पेश आने वाली हैं इनकी वजह से। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम लोग। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। खाली ह्यूमंस में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ह्यूमंस में कौन कौन सी डिजीज होती है, प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती है और एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज होती है, सबके बारे में पढ़ेंगे यार कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके से हार्म कर रहे हैं सबको, सारे लिविंग बींग्स को, ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, और क्या क्या मेजर्स हैं जिसके जरिए से हम इनसे बच सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्या क्या चीजें हम करें जो हमें ये इनसे बचाव हो जाए हमारा। ओके, सो बिना किसी देर के बेटा स्टार्ट करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए। ओके, तो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अलग अलग वेज में, कई वेज में आपके पास आपके हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग को देखना है कि किस तरीके से, कैसे कैसे। कह रहे हैं कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ह्यूमन बीइंग्स को भी बीमार कर रहा है, ये प्लांट्स को भी बीमार करते हैं, इवन एनिमल्स को भी नहीं छोड़ते हैं ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको जो है वो बीमार करते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज in any other organism, whether it will be plant, animals or humans, they are called as pathogens। या फिर आपने डेटॉल के एड में देखा होगा उनको और क्या कहते हैं, they are called as germs। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं they are called as either pathogens or germs। I hope this particular thing is clear to you बेटा। ओके, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्म करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सर पैथोजेंस कहते हैं या फिर जर्म्स कहते हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इतना ही नहीं करता है कि हाँ बीमार करे, कह रहा है ये भी शरीर खराब भी कर देते हैं। किन किन चीजों को, आपके फूड को, ठीक है, साथ ही साथ आपकी क्लोथिंग को भी खराब कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और खास तौर से जो लेदर होती है इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। ओके, तो डिजीज तो कॉज कर ही रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से भी जो है वो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, बताया क्या जा रहा है कि पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी। किस तरीके से एंटर करते हैं, कह रहे हैं सर द एयर वी ब्रीथ। हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसके जरिए से यू कैन सी हियर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं। और क्या तरीका होता है सर इनके एंटर करने का, द वाटर वी ड्रिंक। अगर वाटर हम लोग पीते हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, दे आर कंटामिनेटेड, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर, उसके जरिए से भी हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। और क्या चीजें होती है सर, द फूड वी ईट। हम लोग जो खाना खाते हैं अगर वो कंटामिनेटेड होता है उसके ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके जरिए से भी हमारे अंदर बॉडी के पहुंच जाते हैं। ओके, अब दूसरी बात करी जाए कि दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय, किसके जरिए से,
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, कोई अगर बीमार है उसके आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट कैन कॉज कम्युनिकेबल डिजीज। यहीं से आती है बेटा कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, यानी कि वो डिजीजेस होती हैं जो कि इन्फेक्टेड पार्टनर से हेल्दी पार्टनर के ऊपर ट्रांसफर हो जाती हैं वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल, या फिर इन्हीं को इन्फेक्शियस डिजीज भी कहा जाता है। ओके, आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर टू यू। या तो भाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो गया, या फिर क्या कह रहे हैं, कोई एक एनिमल, कोई एक इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, इनके जरिए से जो है ये डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इस तरीके से ये जो है वो ट्रांसफर हो रही है। कुछ डिजीजेस के एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए जो ऐसे ट्रांसमिट होती है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है या थ्रू इंसेक्ट ट्रांसफर होती है, तो एग्जाम्पल ऑफ दीज डिजीजेस आर कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है आपका, ठीक है, यू हैव चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्यूलोसिस है। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए जो कि इस तरीके से यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस के सारे एग्जांपल थे। ठीक है, अब एक थोड़ा सा एग्जांपल देकर के मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं आखिर ये कैसे हो रहा है। तो यहां पे समझिए, कह रहे हैं कि वन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। ठीक है, सिंपल से कॉमन कोल्ड हुआ है, उसने क्या किया, उसने छींका, व्हेन ही स्नीज, छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, जिसके अंदर क्या है, बहुत ढेर सारे वायरसेस मौजूद हैं, वो सारे के सारे एयर में आ जाते हैं। यानी कि एक बंदा है, उसने इस तरीके से कॉमन कोल्ड हो गया है, उसने स्नीज किया, जब उसने छींका, स्नीज किया, तो क्या हुआ बेटा, बहुत ढेर सारे वायरस जो है वो इस तरीके से हवा में आ गए, एयर में मौजूद हो गए। अब क्या होता है, अगर ये वायरस जो है, यही वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं जब हम सांस लेंगे, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ब्रीथ। ये वायरस यहाँ पर मौजूद है, और ये वायरस जो है जिस तरीके से हमारे नेजल पैसेज से और माउथ के जरिए से whenever we are going to breathe, they are going to enter inside our body। और जाहिर सी बात है, यही तो तरीका हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था सर, कि जो बीमार कर दे रहे थे। ओके, दूसरा एनिमल वाले की जो हम लोगों ने बात करी, किस तरीके से इंसेक्ट जो है वो स्प्रेड करते हैं, तो कह रहे हैं कुछ इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि ये जो है, ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कैरियर ऑफ द डिजीज। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कैरियर ऑफ द डिजीज कहलाते हैं, या फिर इनको एजेंट्स भी कहा जाता है, यानी कि वेक्टर भी कहा जाता है। ओके, कुछ टर्म्स हैं, लेट मी राइट इट फॉर यू। क्या कहते हैं बेटा इसको, दे आर कॉल्ड एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या कहला रहे हैं, कैरियर कहलाते हैं, या फिर इनको वेक्टर भी कहा जाता है। सो नोट इट डाउन, कैरियर एंड वेक्टर एक ही चीज होती है, क्योंकि वेक्टर अक्सर पूछता है, थिंक ये कलर आपको नजर नहीं आया होगा, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। इसको क्या कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर ऑफ द डिजीज। ठीक है, इसको वेक्टर भी कहा जाता है। सो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई। आइए बच्चों, आगे आगे देखते हैं। जैसे इस टाइप एग्जांपल, जैसे यही देख लिया, क्या ये हाउस फ्लाई है, मक्खी है, तो सर मक्खी बीमार कहां से कर देती है, आइए मैं दिखाऊं आपको कि किस तरीके से एक सिंपल सी हाउस फ्लाई जो है वो कितनी डेंजरस हो सकती है। सी हियर, यहाँ पर ये जो मक्खी होती है, ये जो हाउस फ्लाई होती है, ये क्या करती है, जो एक्सक्रीटा पड़ा रहता है, और ये जो है वो इंडिस्पोजेबल वेजिटेबल यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह रहता है, इसके ऊपर रहती है। अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है, these microorganisms they are going to decompose these material। तो अब क्या होता है, जब ये हाउस फ्लाई इसके ऊपर बैठती है बेटा, तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं। सी दिस, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके बॉडी के ऊपर इस तरीके से आकर के मौजूद हो गए। जब आपने देखा तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे इनके ऊपर। अब यही हाउस फ्लाई आपके जाकर के खाने पे यानी कि फूड मटेरियल पे जाकर के बैठी। अब फूड मटेरियल पे जाकर के जब बैठेगी, जब इस तरीके से कुछ भी करेगी ये, तो ये क्या होता है बेटा, ये पैथोजेंस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी बॉडी से निकल करके क्या होते हैं, आपके फूड पार्टिकल में आ जाते हैं। और यही फूड पार्टिकल जब आप कंज्यूम करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू ईट इट, क्या होगा सर, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और क्या होगा, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं जिसके जरिए से ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, एक तो स्नीजिंग वाला हम लोगों ने पूरा एग्जांपल देखा, और एक ये फूड की जरिए से हम लोगों ने हाउस फ्लाई एंड वेक्टर, ये सारी चीजें जो है वो देखी किस तरीके से ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये चीज ना हो, इसी वजह से कहा जाता है कि भाई अपना फूड जो है वो इस तरीके से कवर करके ढंग से अच्छे से ढक करके रखें, इस तरीके से, ताकि इसके ऊपर कोई
क्या कहते हैं उसको, मक्खी या फिर मच्छर नहीं, आई एम सो सॉरी। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, अक्सर क्या होता है भैया, आप लोग जो है वो शाम में बैठे हुए हैं, हमारा सर बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, समोसे का मन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि समोसा जो है वो सड़क पर गुजर रहे हैं तो कहीं भी दुकान मिली तो ले लिया। क्यों? क्योंकि भैया गाड़ी वहीं से गुजर रही है, धूल उड़ाते हुए जा रही है, वही धूल भरी चीज जो है वो सारी की सारी इस समोसे पे, जलेबी पे, सारी चीजों पे आ रही है, और वही लेकर के आप खा ले रहे हैं, और बड़ा मजा आया उस टाइम, तो बड़ा मजा आया, लेकिन बाद में और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू एंटर इनसाइड योर बॉडी एंड विल कॉज यू इल। ठीक है ना, यानी कि इसकी वजह से आपको बीमारी हो जाएगी, आपको दिक्कत पेश आएगी बेटा। इस वजह से यहाँ पर एक रिस्क होता है किस चीज का, एक बीमारी का, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। ओके, तो अवॉइड करना चाहिए इन सब चीजों को। अच्छा, कैरियर की अगर हम लोग बात करें तो इसी तरीके से एक कैरियर होता है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बेटा क्या करता है, इट इज द कैरियर ऑफ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, यानी कि इसकी वजह से, इसके काटने की वजह से क्या होता है बेटा, मलेरिया बीमारी हो जाती है। और द मेन थिंग इज दैट, एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम बेटा जो होता है, प्लाज्मोडियम इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मलेरिया का कौन होता है, प्लाज्मोडियम जो है। अब किस तरीके से, लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जांपल मुझे मलेरिया है, तो ये फीमेल, यानी कि मेरे ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आई, इसने मुझे काटा, यानी कि क्या करा, अपना डंक जो है, अपनी स्टिंग इस तरीके से इंसर्ट करी और ब्लड सक किया। अब जब ब्लड सक किया तो उसके अंदर वो आ गया, वो पैथोजन, कौन सा सर, प्लाज्मोडियम आ गया। अब वही सेम मच्छर बेटा यहाँ से उड़ा और जा करके तुम्हें काटा। अब जब आपको वो उस मच्छर ने काटा, जैसे ही वो अपना डंक इस तरीके से इंसर्ट करेगा बेटा, वो फॉरन प्लाज्मोडियम वहां से निकल के कूद के आपके ब्लड में आ गया, वहां आके रिप्रोड्यूस किया, मल्टीप्लाई किया, आपको भी मलेरिया हो गया। अब क्या हुआ, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर ने दवा दी। डॉक्टर ने जो दवा बना करके दी मलेरिया की, वो किससे बना करके दी बेटा, एक पेड़ होता है जिसके बार्क से, यानी कि ये ट्रंक होता है, ट्रंक के ऊपर जो पेड़ की छाल होती है, दैट इज कॉल्ड एज बार्क। तो एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है सिंशोना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो सिंशोना के बार्क से जो है आपकी मलेरिया की दवा बनाई जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेगा पॉइंट ऑफ इट, इसको नोट कर लीजिए आप स्टार पॉइंट के साथ, कि द क्या कहते हैं, द मेडिसिन ऑफ मलेरिया हैज बीन मेड विद द bark of cinchona tree। cinchona plant से उसकी जो है वो मेडिसिन बनाई जाती है। ओके, इसके अलावा एक और मच्छर के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है फीमेल एडिस मॉस्किटो। ये किसकी वजह से होता है, ये क्या कैरी करता है, ये डेंगू का वायरस कैरी करता है सर, इसकी वजह से आपको जो है वो डेंगू हो जाती है। अभी आपने देखा कि भैया ये सारी चीजें जो है वो किस चीज के लिए, मच्छर वगैरह से हो रही है। ठीक है, तो मच्छर जो होते हैं बेटा वो किस चीज में, पानी के अंदर पनपते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि भाई अपने आसपास जो है फ्लावर पॉट है आपका, इस तरीके से कूलर का पानी होता है, कहीं भी पानी वानी जम जाता है, तो इस चीज को जो है वो अवॉइड करें आप, कि पानी कहीं भी लगे नहीं, ताकि ये मच्छर जो है वो इस तरीके से डेवलप ना हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि सफाई के रखेंगे तो फिर ये सारे के सारे इंसेक्ट्स जो है वो मौजूद नहीं रहेंगे। जैसे कि हाउस फ्लाई है, बीमार कर रही थी, वो गंदगी पे ही बैठती है, अगर गंदगी नहीं होगी तो मक्खी नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, साफ सफाई रखो, बीमारियों से बचे रहो। ओके, तो आई होप ये वाली बात आपको जो है वो समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो कि आपके बुक में भी अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और जो एंट्रेंसेस में पूछी गई हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन डिजीजेस हैं जो कि इंसानों के अंदर हो जाती हैं अक्सर बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से पूरा टेबल बना लेना है बेटा, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन सी डिजीज है, ठीक है, उसके क्या पॉजिटिव एजेंट्स हैं, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कॉज कर रहा है, हम लोग उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो पहली डिजीज क्या है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करते हैं। कौन कॉज कर रहा है इसको, बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपसे क्या कह देगा कि which among the following has been caused by bacteria। अब चार डिजीज थे, उसमें एक ट्यूबरक्लोसिस भी था, आपको याद होगा बैक्टीरिया से टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, खट से लगा दिया। टीबी की वैक्सीन कब बनी थी, किसने बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल याद आया बेटा मुझे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडेज क्लास, कि टीबी की जो वैक्सीन है
वो किसने बनाई थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक होमवर्क और मैं सोच करके आया था, ये तो अभी याद आ गया, एक होमवर्क और मैं आपको दूंगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें सर, एयर से होता है, यानी भाई साहब इनको टीबी था, इन्होंने इतना खांसा इतना खांसा इतना खांसा कि ये सारे सारे बैक्टीरिया दूसरे भाई साहब के पास चले गए, अब इनको भी टीबी हो गया। ठीक है, तो जिसको भी टीबी है भाई वो अवॉइड करे इन सारी चीजों से। ठीक है, दूसरी डिजीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मीजल्स होता है, मीजल्स में क्या होता है, इस तरीके से रैशेस पड़ जाते हैं। ओके, ये किसकी वजह से होता है सर, ये वायरस की वजह से होता है, तो इट इज अ वायरल डिजीज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी एयर के ही जरिए से होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू स्प्रेड थ्रू एयर। ओके, नेक्स्ट आगे डिजीज की बात करें, चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स आपने देखा इस तरीके से जो है वो हो जाता है, ये भी वायरस की वजह से होता है और एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ये स्प्रेड हो जाता है। तो दीज आर द डिजीजेस। आगे पोलियो की बात करें बेटा, इसमें पोलियो में क्या हो जाता है कि कोई ना कोई लिम्ब जो है या फिर कुछ ना कुछ जो है वो बोन रिटार्ड हो जाती है, इस तरीके से बेंड हो जाती है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। और एयर एंड वाटर इसका मोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। अब अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें बेटा, तो इन चारों के कॉमन से ही थे, तो इस वजह से मैंने एक ही साथ आपको बताना बेहतर समझा कि जब ऐसा हो गया है, जब एयर के कांटेक्ट से हो जा रहा है, यानी कि वो छींक छाक रहा है, यानी कि सिंपल चीजों से हो जा रहा है, तो उसको भाई आइसोलेटेड रखें। जो पेशेंट है जिसको जो है ये दिक्कत पेश आ रही है, ठीक है, जो इल हो चुका है। दूसरी चीज, कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम अदर्स, यानी कि उनकी जो चीजें हैं उनको दूसरों से जो है वो बचा करके रखें, अलग रखें। ठीक है ना, दूसरों को उनके कांटेक्ट में जो है वो आसानी से नहीं आने दें, ताकि इस तरीके से उनको स्प्रेड ना हो। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी भाई, जैसे ये सारी चीजें हैं वायरल डिजीजेस हैं, तो इनके लिए क्या होता है, वैक्सीन होता है। तो वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपरली इस तरीके से जो है वो होता रहे। ओके, तो इससे जो है वो डिजीज ये इंसान बचा रहेगा, ये फैलेगा। आगे और देखते हैं बेटा डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोलेरा है। कोलेरा किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। वाटर एंड फूड जो है इसका क्या होता है सर, दे आर दी, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ तो सो दैट कि आप पूरा एनिमेशन सारी चीजें देख लें। विब्रियो कोलेरे, ये इस तरीके से मैंने लगा दिए थे इसमें ताकि आप लोग जान लें, लेकिन इतना ज्यादा डीप नहीं पूछता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं, कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हैं, और आपके जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, टाइफॉइड होता है। टाइफॉइड इज आल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, वाटर है। अब क्या पूछ लेता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि कौन सी वाटर से ट्रांसमिट हो रही है। कि एक केस स्टडी देखिए, एक बच्चा था उसने कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, अब कौन सी डिजीज हो सकती है, ये सारी चीजें जो है वो होती हैं ऑप्शन में। हेपेटाइटिस है बेटा, दिस इज अ वायरल डिजीज। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो वाटर है। प्रिवेंटिव मेजर्स इनके सारे जो है वो देख लिए। अच्छा, मलेरिया भी है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ, अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से स्प्रेड करता है, मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, तो इसके लिए तो क्या है भाई, मच्छरदानी लगा लीजिए आप, सबसे बेस्ट है। कोलेरा के लिए अब जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर बात करी जाए, पर्सनल हाइजीन, यानी कि साफ सफाई सुथराई रखिए आप लोग, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। सैनिटरी हैबिट्स आपके अंदर हो, यानी कि इस तरीके से साफ सुथरा रहने की आदत हो। वॉशरूम से आए जाए तो हाथ धुले। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, जब खाना कच्चा रहता है उससे भी जो है वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। खाने को पकाया इसीलिए जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाए बेटा। ठीक है, तो जब प्रॉपरली कुक होगा वो फूड, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो प्रॉब्लम जो है वो कंटामिनेटेड फूड से हो रही है वो चीजें अब जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, ड्रिंक बॉइल ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी जो आप पिए उसको बॉईल करके पिए। आप तो और टेक्निक आ गई, पहले एक्वागार्ड आता था, फिर अब आरओ सिस्टम आ चुका है, तो आपको जो है वो पानी बढ़िया जो है वो मिल जाता है, इसकी कोई दिक्कत जरूरी नहीं है कि हाँ उबला हुआ पानी ही मिले। दूसरी चीज, लास्ट चीज क्या है कि भाई वैक्सीनेशन जरूरी है इन सारे डिजीज के लिए, वायरल डिजीज के लिए। अभी भी 3 वायरल डिजीज हम लोगों ने यहाँ पर मौजूद है, तो इन सारे वायरल डिजीज के लिए वैक्सीनेशन जो है वो आप करवा ले वक्त से। ठीक है, लास्ट वाली क्या है कि मॉस्किटो से हो रही है, तो भाई मच्छरदानी इस तरीके से इस्तेमाल करें, या मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह जो इस्तेमाल है, काला हिट ला के रखने का, ये सारी चीजें, पानी आसपास नहीं जमा होने दें, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस करी मच्छरों के लिए, वो सारी चीजें जो है आपको अपनानी पड़ेगी। अच्छा खैर, अब ह्यूमन बींग्स में तो समझ में आ गया, ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत डिजीजेस है, बहुत सारी लिस्ट ऑफ डिजीजेस हैं दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इन द नोट्स दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। ठीक है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग जरा देखते हैं कि वो कौन सी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या वो कौन सी डिजीज है जो कि एनिमल्स में हो जा रही है और प्लांट्स में भी हो जा रही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स से तो देख लिया
आइए प्लांट्स और एनिमल्स में भी देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो इस तरीके से स्प्रेड होती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ ये आप दर्शाता हुआ इस वीडियो को देख, अरे इमेजेस को आप देख रहे हैं कि कितने खतरनाक जो है वो डिजीजेस है और कितनी तकलीफ में बेचारे ये एनिमल्स होते होंगे। कह रहे हैं कुछ डिजीजेस है, फॉर एग्जांपल रेबीज। ये किसकी वजह से होता है? अ डिजीज दैट अफेक्ट्स एनिमल लाइक डॉग्स एंड फुट एंड माउथ डिजीज दैट अफेक्ट्स कैटल। रेबीज है, डॉग्स वगैरह में इस तरीके से हो जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये किसके अंदर? ये बेसिकली कैटल में होती है। तो ये सारी डिजीजेस जो है बेटा ये किसकी वजह से होती है? ये अलग अलग उनकी वजह से होती है। नाउ सी दिस, रेबीज जो है वो किसकी वजह से होती है? रेबीज वायरस की वजह से होती है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये भी दूसरे वायरस की वजह, फुट एंड माउथ वायरस की वजह से हो रही है। ठीक है, ये दोनों ही डिजीज किस चीज के एग्जांपल हैं? दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डिजीज दैट हैज बीन कॉज्ड बाय द वायरस। ये भी पूछ लेता है कि कैटल के अंदर कौन सी डिजीज होती है जो कि वायरस की वजह से होती है। तो फुट एंड माउथ डिजीज क्या होता है इसमें? सर आप देख रहे हैं, ये देख लो कितनी बुरी तरीके से क्या हाल होती होगी बेचारे कैटल की, कितनी तकलीफ में वो बेचारा रहता होगा। ठीक है, कुछ और डिजीजेस होती है, जैसे कि एक डिजीज है जो कि ह्यूमन और कैटल दोनों के अंदर होती है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। अब ये देखिए आप क्या हाल हो गया यहाँ पे, सीरियसली। अब एंथ्रैक्स के अंदर क्या होता है बेटा? ये एक बैक्टीरिया के जरिए से होती है, ठीक है ना। ह्यूमन के अंदर जब स्प्रेड हो जाती है तो देख रहे हो इस तरीके से पूरा ये इन्फेक्शन होता जा रहा है। इस कैटल को आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हाल हो जाता है। क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं ये चीज आपको याद रखनी है कि हाँ, बैक्टीरिया से जो डिजीज होती है उसका क्या नाम होता है? एंथ्रैक्स। और एंथ्रैक्स ऐसी डिजीज है जो खाली एनिमल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये ह्यूमंस को भी हो जाती है। ओके, तो आई होप ये आपको एनिमल्स का समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं जरा प्लांट्स में क्या क्या किस तरीके से होता है। मेनली जो है वो प्लांट्स में व्हीट है, राइस है, पोटैटो, इन सारी चीजों पे जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से हो जाती है। देख रहे हो नॉर्मल प्लांट जो है वो इस तरीके से नॉर्मल नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो है वो कलर चेंज हो चुका है, ये किस तरीके से इसकी बुरी हालत हो चुकी है। पोटैटो ऐसे होने चाहिए थे सर, इस तरीके के पोटैटो हो रहे हैं, इसका मतलब दैट पोटैटो इज इल, बेचारा बीमार है वो आलू। ठीक है, कह रहे इतना नहीं, शुगर केन के अंदर भी डिजीज होती है। ये जो आपने शुगर केन, तो ये तो बहुत कॉमनली तुमने देखा होगा बेटा, ये शुगर केन क्या है, ये बीमार है शुगर केन, इसको डिजीज हो चुकी है। ऑरेंज है, ऑरेंज इस तरीके से हो गया, ये भी आपने ऑलमोस्ट प्रोबेबली देखा होगा। आपने एप्पल को देखा, एप्पल इस तरीके से सड़ रहा है, ये क्या है, ये डिजीज हो गई है इन लोगों को। आइए कुछ डिजीजेस के बारे में देखा जाए। प्लांट डिजीज एक होती है दैट इज कॉल्ड एज सिट्रस कैंकर। ये किसमें होती है? ये सिट्रिक फ्रूट में होती है, यानी कि वो जो कि हल्के से खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, अब सिट्रस कैंकर जो होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा? बैक्टीरिया की वजह से होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो एयर होता है, यानी कि एयर के जरिए से बहुत आसानी से ये स्प्रेड हो जाती है। दूसरी डिजीज की अगर हम लोग बात करें तो डिजीज होती है जिसका नाम होता है रस्ट ऑफ व्हीट। ऐसा लग रहा है व्हीट का प्लांट है उसके अंदर जंग लग गया, इसी वजह से इसको रस्ट ऑफ व्हीट बोला जाता है। ये किसकी वजह से होती है सर? ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है एयर से होता है या फिर सीड से होता है, कंटामिनेटेड सीड की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है येलो व्हील मोज़ैक ऑफ बिल्ली, ओकरा इसको कहते हैं। ये प्लांट आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसका ये हाल हो जाता है। ये किसकी वजह से होती है? ये वायरस की वजह से होती है। फिर से क्वेश्चन बन सकता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन कॉज्ड बाय वायरस। तो दो बैक्टीरिया की दे रखी थी, एक वायरस, एक मान लो ह्यूमन वाइरस या एंथ्रैक्स वगैरह दे रखी थी, तो आप यहाँ पर वायरस लगा दोगे। ये किसकी वजह से हो जाती है? ये बड़ा खास चीज क्या है, ये इंसेक्ट के जरिए से जो है वो स्प्रेड होती है। मेनली क्या होता है, कैटरपिलर इस तरीके से जो है वो इसको स्प्रेड करता है। ओके, तो ये डिजीजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग एक बहुत मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा हम लोगों ने जरा सा इशारा उसका देखा था कि हाँ भाई स्टार्टिंग में फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इस तरीके से खुला हुआ खाना, यानी कि ऐसा कंटामिनेटेड फूड आपने खा लिया तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, अब आप बीमार पड़ गए। तो क्या करें अब, किस तरीके से अपने खाने को बचाएं, इस तरह की टेक्निक को जो है वो देख लें। पहले फूड पॉइजनिंग जो है वो जानते हैं। क्या कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग एज द नेम सजेस्ट इज डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। सिंपल सी बात है, यानी कि फूड पॉइजनिंग क्या है, वो ऐसी डिजीज होती है सर जो कि कंटामिनेटेड फूड के कंजम्पशन की वजह से हो जाती है। ओके, अब इसमें देखा जाए भाई किस तरीके से क्या क्या चीजें हो जाती हैं। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि वो साइंस होते हैं जिससे आपको पता चलता है देख करके कि हाँ भाई आप बीमार पड़ चुके हैं। यानी कि जैसे क्या हुआ कि कोई वायरस आपके अंदर आ गया, आपको क्या हुआ कि भाई बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये सिम्टम है, बॉडी सिम्टम कुछ साइंस शो कर रही है, सो दैट कि आपको पता चला कि बॉडी इज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि वो ढंग से काम नहीं कर रही है बॉडी। अब आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को जाकर के क्या बताते हैं कि डॉक्टर साहब तो सर में बड़ा दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, खांसी हो रही है, ऐसे सोचबड़ाहट हो रही है। तो ये सारे क्या है,
आर द सिम्टम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर डिजीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स के बारे में जरा फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स देखे जाए तो क्या क्या होते हैं बेटा। इसमें लोगों को वॉमिटिंग होने लगती है, उल्टियां होने लगती हैं, और क्या होता है सर, नौजिया, चक्कर सा फील होने लगता है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, सीवियर पेन ऑफ द एब्डोमिनल रीजन, यानी कि पेट में एब्डोमिनल रीजन में जो है वो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, डायरिया भी इस तरीके से जो है वो हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और डायरिया की वजह से क्या हो रहा है, वाटर लॉस बहुत हो जाता है, दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। बहुत बुरी हालत है, एकदम डिहाइड्रेशन जो है वो इस तरीके से होने लग रहा है। कह रहे इतना ही नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, इंसान को बहुत ज्यादा वीकनेस भी होने लगती है, कमजोरी भी होने लगती है, फैटिग भी, एकदम इस तरीके से बैठे बैठे जो है वो चक्कर आ गए कि बिल्कुल बहुत गिर गए। दैट लीड्स टू द डैमेज ऑफ द नर्वस सिस्टम, और जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम पे अटैक पड़ता है, और बहुत ही ज्यादा सीवियर अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, दैट में आल्सो कॉज द डेथ ऑफ द पीपल। तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ऐसे जो है इसको हल्के में नहीं लिया जाता है बेटा। अब होता क्या है, कह रहे हैं these symptoms arise due to, क्यों ये आए, कह रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड। या तो फूड के जरिए से आपके उसमें आ गए, या फिर क्या हुआ, ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक कंटामिनेंट्स इन फूड। या तो उसके अंदर बैक्टीरिया आ गए थे, या फिर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स आ गए हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं कर सकती है बॉडी, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हो जाती है, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो ये एग्जांपल्स का नाम आपको याद रखना है। क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक है बच्चे, सीडिस, ये इस तरीके के शेप के जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। दूसरे आपका स्टेफाइलोकोकाई है, ये इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। और कुछ फंगस के एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एस्परजिलस है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंगस। तो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, यू हैव टू रिमेंबर, सब बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, एज वेल एज फंजाई की वजह से हो रही है। Clostridium and Staphylococcus, these are the example of bacteria। अब फंजाई का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्परजिलस है, जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जा रही है। स्टार पॉइंट बना करके बेटा अपनी कॉपी में लिख लो ये एग्जाम्पल्स को, बैक्टीरिया की वजह से और फंजाई की वजह से। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, क्लॉस्ट्रीडियम एंड स्टेफिलोकोकाई, और फंजाई की वजह से कौन से, एस्परजिलस। ओके, अब जरा देख लिया जाए सर कैसे इसको बचें। कह रहे फूड मस्ट बी प्रिपेयर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली स्टोर्ड टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। तो फूड को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सो दैट कि ये सारी बीमारियों से, ये सारी परेशानियों से, ये दिक्कतों से आप जो है वो बचे रहें। और यही नहीं, उसको स्टोर भी बहुत अच्छे से करना होता है। ठीक है, तो आइए जरा देखा जाए किस तरीके से आप करेंगे स्टोर। अब यहाँ पर देखिए, आपने प्रॉपरली प्रिपेयर तो कर लिया, प्रॉपरली स्टोर भी यहाँ पर कर लिया। ये जार में इस तरीके से पिकल्स बना करके एंड ऑल दैट रेफ्रिजरेट करा। तो यही कुछ टेक्निक्स होती है जिसके जरिए से उसको जो है वो बचाया जाता है। अब जैसे रेफ्रिजरेट कर रहे हैं, इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे फूड पॉइजनिंग कैसे रोका जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए भाई साहब, आपने जो है वो रेफ्रिजरेट कर दिया अपने कर्ड को। अब क्या करा, यहाँ जो रेफ्रिजरेटेड था उसको आपने निकाल करके देखा, वाह सर कितना बढ़िया है। लेकिन अनरेफ्रिजरेटेड, ये देखिए सर, इसका फंगस लग गया। कौन सा फंगस होगा, एस्परजिलस आ चुका होगा। ठीक है ना, ये ग्रो कर गया। अब ये क्या हुआ, ये वाला अगर तुम दही खा लोगे बेटा, तो कल उठोगे ही नहीं, मतलब बीमार पड़े रहोगे, पेट में दर्द होगा, मियां हालत खराब हो जाएगी। ठीक है बच्चे, और क्या कह रहे हैं, मिस हैंडलिंग ऑफ फूड भी जो है उससे भी दिक्कत होती है। अब भाई साहब, इनका देखिए गंदा सा हाथ है, सड़क पे बैठ करके बेच रहे थे, आपने कहा लाइए चाचा जरा चाट खिलाइए, तो चाट उन्होंने दे तो दी, लेकिन कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर बैठे होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। क्यों, क्योंकि चाट खाने का मन कर रहा था। अब क्या हुआ, घर पहुंचते ही हालत खराब हो गई। अब ये हाउस फ्लाइज देख रहे हैं, ये सब फल वगैरह पे, इसीलिए कहा जाता है जब बाहर से फल मन ले करके आओ तो वही नहीं खाना चाहिए, घर पे लाएं आप उसको, अच्छे से उसको वॉश करें उसको, फिर उसको अच्छे से खाया जाए भाई। ऐसे थोड़ा ना जानवरों की तरह से बाहर खड़े हुए हैं, वहीं थोड़ा कचर 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 चबाए पड़े हैं। ठीक है, ये सारा तरीका बेटा इसीलिए बड़े समझाते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारी डिजीजेस आपको नहीं हो। ओके, आई होप इट्स क्लियर। खैर, आगे क्या बताते हैं कि भाई अपना हाथ जो है वो अच्छे से जो है वो धोइए आप, मतलब कि कंटामिनेशन ना रहे। ठीक है, कहीं भी रेस्टोरेंट में आप खा रहे हैं तो ये भी देखें कि हाँ भाई वो प्रॉपर हाइजीन की जो है वो ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है वो हम उससे बच सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा बात फूड प्रिजर्वेशन की, यानी कि फूड को अपने बचाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, जिससे काफी ज्यादा सवाल आते हैं हर बार। केमिकल मेथड कौन से होते हैं, कॉमन सॉल्ट को ऐड करके कौन सा मेथड होता है, और शुगर, ऑयल एंड विनेगर को ऐड करके कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके जरिए से हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है,
क्या बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, और यही चीज हम लोग अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो अगर जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसका पता कैसे चलता है, या तो उसके अंदर से बहुत खराब स्मेल आती है सर, या फिर टेस्ट बुरा हो जाता है उसका, या फिर कलर चेंज हो जाता है। यही तो होता है, खाना सड़ गया अगर सूंघ के देखा अरे यार महक आ रही है कुछ, अरे यार हमको ठीक लग रहा है, थोड़ा चेक कर देखा नहीं बेकार है, या फिर क्या हुआ, या फिर कलर चेंज हो जाता है। तो ये चीजें हैं जिसके जरिए से हम लोगों को जो है वो पता चलता है कि हाँ भाई किसी भी फूड के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ चुके हैं। अब देखो इस तरीके से है, इसकी सूरत ही बदल गई, इसका जो है वो आवाज ही, अरे आवाज कह रहे सॉरी, स्मेल बहुत ज्यादा गंदी आएगी, ठीक है, टेस्ट भी खराब हो चुका रहेगा। यहाँ पर देखिए एक तो बैड स्मेल है, यहाँ पे कलर का चेंज आ चुका है, और टेस्ट भी जो है वो खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि सर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर जाकर के कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो कर रहे हैं, जिन केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो फूड आपका स्पॉइल हो जा रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि उन केमिकल रिएक्शंस को रोक दें तो हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा। तो उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि क्या क्या टेक्निक से, किन किन चीजों के जरिए से हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले केमिकल रिएक्शंस को रोक सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कह दिया केमिकल मेथड में, क्या है कह रहे हैं, या तो आप सॉल्ट लीजिए या कुछ एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉल्ट के प्रेजेंस में भी ग्रो नहीं करते हैं और ऑयल के प्रेजेंस में भी ग्रो नहीं करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इस तरीके से आपने कर दिया तो ये नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या करा जाता है, सॉइल ऐड कर दिया जाता है, या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, और क्या बनाया जाता है, अचार बना दिया जाता है सब। तो इसी वजह से होता है कि आपके अचार जो होते हैं, पिकल्स जो होते हैं, वो सालों साल चलते हैं भाई, खराब नहीं होते, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं, सड़ते नहीं है वो चीजें। क्या करा, धूप में रख दिया, बढ़िया हो गया, तैयार एकदम बिल्कुल, ठीक है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके जरिए, जिससे क्वेश्चन मतलब पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार पूछा गया है बेटा, ये नाम याद रखना। क्या क्या नाम है सर, एक नाम आपने यहाँ पर लिखा है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम लिखा है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि ऐड करे जाते हैं बेटा किसमें, जैम्स है, स्क्वैश है, जेलीज है, इन सारी चीजों को जो है वो बनाने के लिए, ताकि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है ना। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा है। इसको उठा करके लिख लो, अपनी कॉपी में स्टार बना करके लिख लो, कि हिफ्ज कर लो, इसको याद कर लो, यहां से क्वेश्चन आ रहा है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब जैसे कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल और किस चीज में करा जाता है, मीट है, फिश है, इन सारी चीजों को भी प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि सॉल्ट के प्रेजेंस में नहीं ओपन हो रहा है, नहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो ड्राई सॉल्ट के प्रेजेंस में जो है वो नहीं ग्रो करते। तो इस तरीके से जो है वो आपने जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो होता है उसमें इसी तरीके से जो है ये मीट वगैरह स्टोर करा जाता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सॉल्टिंग ऑल्सो इस्तेमाल होती है किस चीज में भैया, ये आंवला को स्टोर करने के लिए, ये कच्चे आम को स्टोर करने के लिए, ठीक है, इमली वगैरह को स्टोर करने के लिए। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, ये प्रिजर्व इसी वजह से रह रही हैं क्योंकि सॉल्ट के प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो। अगर वो ग्रो नहीं कर पा रहे सर, उसको स्पॉइल ही नहीं कर रहे, आपने वो केमिकल रिएक्शन ही रोक दिया, सिंपल सी बात है, ओके। नाउ सी दिस, अब जैम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वैशेस हैं, ये सारे के सारे भी जो है वो शुगर से जो है वो प्रिजर्व करे जाते हैं। लेकिन सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड इसको नहीं भूलना है बेटा, ठीक है। सी दिस पर्टिकुलर एनिमेशन, अब इसके अंदर क्या हुआ कि भैया आपने जो है वो शुगर डाल दिया। अब शुगर क्या करता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस कर देता है, यानी कि मॉइस्चर उसके अंदर से निकाल दिया। अब जब मॉइस्चर इसके अंदर कम हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट मॉइस्चर ग्रो नहीं कर सकते, ये चेंज आ जाता है। इस वजह से शुगर जो है वो उनको प्रिजर्व कर लेती है, ठीक है। ऑयल और विनेगर का भी इस्तेमाल होता है बेटा पिकल्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया इनके प्रेजेंस में भी जो है वो नहीं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इन दीज कंडीशंस बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। ऑयल एंड विनेगर का देखिए क्या क्या चीजें जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को इस तरीके से अचार बना करके करा जाता है, यहाँ पर फ्रूट्स को भी इस तरीके से आप देख रहे हैं बना दिया है, ठीक है। फिश को प्रिजर्व किया आपने ऑयल एंड ऑयल में, यहाँ पे मीट को आपने इस तरीके से प्रिजर्व किया। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं इन सारी चीजों को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है ना। क्या ही वही चीज कह रहे हैं कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फिश है, मीट है, these all the things can be preserved by using either oil or vinegar, ठीक है। अब जरा
आगे प्रिजर्वेशन में देखते हैं और क्या चीज करी जा सकती है। बहुत अच्छे से इसको एनिमेशन को देखिए बेटा, आपके लिए इसीलिए बनाई है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्या होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स के अंदर हम लोग क्या पहुंचे। ठीक है भैया, यहाँ पर गैस स्टोव आपको नजर आ रहा है, आप इस पर मूवी पे ध्यान दीजिए, मैं आपसे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर सर आपने दूध को इस तरीके से जो है वो उबाला। अब इसको बॉईल करने की वजह से क्या हुआ, ये बॉइलिंग की वजह से ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए, खत्म हो गए। एक तो टेक्निक ये हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया आपने। अब दूसरी चीज क्या करी, अब दूसरी चीज इधर आ जाइए, ये है आपका शानदार सा रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर में आपने क्या करा, इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब क्या हुआ, ये इतना ठंडा टेम्परेचर है कि इतने ठंडे टेम्परेचर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो। या तो आपने बॉयल कर दिया था, गर्म टेम्परेचर कर दिया था, या फिर ठंडा कर दिया, तो इस ठंडे में भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं बेटा इस टेम्परेचर में। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि फ्रीजिंग का और किस तरीके से बॉइलिंग का क्या काम हो गया। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं, इस टेक्निक में क्या करा है, हीट करा जा रहा है। किसको, मिल्क को। कह रहे हैं द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकंड्स। 15 से 30 सेकंड के लिए उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा गया। किसको, मिल्क को बेटा। और फौरन ही, तुरंत ही उसके बाद एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, फौरन ही उसको फिर ठंडा किया गया। सिर्फ 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया गया 70 डिग्री पे, फौरन उसको ठंडा किया गया और क्या हुआ, स्टोर कर दिया गया। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बेटा कहा जाता है पैस्चराइजेशन। ठीक है, और पैस्चराइजेशन की वजह से क्या होता है, ये मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करते हैं। दोबारा से समझिए, पैस्चराइजेशन में क्या करा जाता है, मिल्क को सर हीटअप करा जाता है अप टू अ पीरियड ऑफ 15 टू 30 सेकेंड, और कितने डिग्री पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीटअप किया और फौरन ही उसको ठंडा कर दिया और फौरन उसको फिर स्टोर कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ सर, ये इस तरीके से पैस्चराइज्ड मिल्क जो होता है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं, जबकि नॉर्मल में ग्रो कर जाते हैं। और ये सेफ होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बाजार से जो दूध आता है उसको फिर आप गर्म करते हैं, सारी चीजें, ये पैस्चराइज्ड मिल्क है, ये इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे जो आप लेकर के आ रहे हैं उसको आपने पहले बॉईल करा था, क्यों, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे सर, यहाँ पर नहीं ग्रो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये पैस्चराइज्ड मिल्क है। तो पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड एज इट इज नो नीड टू बॉईल इट। ओके, आई होप इट्स क्लियर बेटा। तो पैस्चराइजेशन को सबसे पहले जो बताया था साहब ने बताया था, जिनका नाम था लुइस पास्चर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट हैज बीन गिवन बाय हिम। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखना बेटा, लुइस पास्चर। पास्चर से ही जो है वो आया पैस्चराइजेशन। ओके, इट इज वेरी सिंपल थिंग कि लुइस पास्चर हैज गिव द टेक्निक ऑफ पैस्चराइजेशन, कि इस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं मिल्क को। ओके, so this particular process is called as pasteurization. I hope pasteurization is clear to you people. और इस pasteurized milk को आप इसी तरीके से normally consume कर सकते हैं because they are microbes free. Okay? दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि सर ये क्या होता है, ये बहुत अच्छे से पैकिंग कर ली है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने शानदार तरीके से जो है वो पैकिंग करके रखा हुआ है। तो ये पैक होने की वजह से क्या हुआ, ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे। जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा सर, माइक्रोब्स तो सारे ज्यादा एयर में ही थे ना, वो माइक्रोब्स में नहीं आ रहे, सिंपल फूड आपका प्रिजर्व्ड है, सिंपल। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। आपका फूड जो खराब हो रहा था, जितनी भी चीजें हो रही थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके फो थे, जो आपके एनिमीज थे, वो जो चीजें आपके साथ कर रहे थे, आपके फूड के साथ आपको बीमार कर रहे हैं, प्लांट्स को बीमार कर रहे हैं, एनिमल्स को बीमार कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। फूड को भी जो खराब कर रहे थे, फूड को कैसे बचाएं, वो भी हम लोगों ने देख लिया। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर ओवर है बेटा। एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। जरा जानते हैं कि इसको क्या होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें बेटा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को पहले मैं आपको समझाऊं, या चलिए पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन आप यहीं से देखिए। कह रहा है कि एक बैक्टीरियम जिसका नाम है राइजोबियम is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plants. leguminous plants कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पल्सेस। ठीक है ना, बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स को तुम कैसे पहचानोगे, वो जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनके दाने जो होते हैं वो फली के अंदर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फली के अंदर क्या मतलब है, जैसे पी प्लांट होता है, मटर का पौधा होता है, मटर की सीड कहाँ होती है, उसके फली के अंदर होती है। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड जो है वो फली के अंदर होगी, उन सबको क्या कहा जाता है बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। और राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर आप देखें तो ये मैंने इनके रूट्स दिखा दिए। ये क्या है, ये लेग्यूमिनस
प्लांट्स की रूट्स आप देख रहे हैं, और इन रूट्स में बीच बीच में से कुछ नोड्स बने हुए हैं, कुछ गांठ बंधी हुई है सर। इन्हीं नोड्स के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं जिनका नाम है राइजोबियम। अब जरा समझा दे, फिर आपको एनिमेशन दिखाते हैं। व्हाट डू दीज राइजोबियम डू? ये राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, कैसे एसोसिएटेड होते हैं? एक रिलेशनशिप बनाते हैं, एक डील साइन करते हैं विद द प्लांट्स। ठीक है, दे आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसमें है बेटा? ये राइजोबियम में है और प्लांट्स में है, प्लांट की रूट्स में, लेग्यूम्स की प्लांट्स की रूट्स में। अब यहां पर होता क्या है, देखिए बेटा, प्लांट्स को चाहिए होता है, प्लांट्स आपने पढ़ा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू मेक द ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए से ग्लूकोज बना लिया सर। अब इस ग्लूकोज को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है सर, ताकि ये नाइट्रोजन के साथ ग्लूकोज मिलकर के प्लांट क्या बना ले? वो प्रोटीन्स बना ले। तो इन ऑर्डर टू मेक द प्रोटीन्स, प्लांट नीड नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है सर, 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि प्लांट्स कैन नॉट यूज दीज काइंड्स ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं यूज कर सकते, प्लांट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते। प्लांट को क्या चाहिए होता है? प्लांट कहते हैं हमें भाई नाइट्रेट्स दे दो। प्लांट कैन यूज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। ठीक है, इस फॉर्म में उनको चाहिए होता है। अब क्या होते हैं ये भाई साहब जो राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम स्टेप्सिल, और राइजोबियम क्या कहता है कि मैं आपकी इस नाइट्रोजन को इन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे देता हूं। तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रेट्स के फॉर्म में इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है प्लांट की रूट्स को, प्लांट्स की रूट्स उससे एब्जॉर्ब कर देते हैं। इन रिटर्न प्लांट की रूट्स इनको क्या ऑब्टेन करती है, क्या प्रोवाइड करती है बेटा? इनको जो है वो इस तरीके से शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, रहने की जगह प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ कहता है अरे हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तुम खाने का इंतजाम मत करना, हम खाना तुम्हें खिला देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? रूट्स इनको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, राइजोबियम इनको नाइट्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जाकि एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप इन विच both the partners are going to be benefited from each other, this particular thing is called as, this particular relationship is called as symbiotic relationship। ठीक है, तो ये भी सवाल आपका पूछा हुआ है बेटा 9th एंट्रेंस से पहले कि ये दोनों किस रिलेशनशिप में रहते हैं, तो दे आर द symbionts। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू पीपल बेटा। सी दिस, यही रूट नोड्यूल्स है, इन्हीं रूट नोड्यूल्स के अंदर आपके बैक्टीरिया जो है वो मौजूद है, कौन से? राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू प्रोवाइड, दे आर इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दीस प्लांट, बीज हैं, पील्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से जो है वो बेटा देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक तो ये हो गया, दूसरा एक और नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कह रहे हैं कि जब बजरी गड़कती है, when lightning happens, due to action of lightning, what happened? You can see here, due to action of this lightning, the nitrogen, the atmospheric nitrogen is continuously converting into nitrates। ये इस तरीके से भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लाइटनिंग के जरिए से। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि बार बार नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, सब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, लेकिन एक चीज तो है सब साफ साफ कि एटमॉस्फेयर में जितनी नाइट्रोजन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है नाइट्रेट्स में, तो फिर कम क्यों नहीं हो रही है? तो इसी की वजह से आती है आपकी नाइट्रोजन साइकिल बेटा, जिसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितनी, अराउंड 78% है नाइट्रोजन आपके पास। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है? कह रहा है कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए भी उसी के बने होते हैं, क्लोरोफिल है और विटामिन है। इसका मतलब नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है, सी दिस, प्रोटीन्स में भी है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए में भी, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन की जरूरत है, विटामिन में भी जो है वो नाइट्रोजन की जरूरत है। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, क्या कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हम लोगों ने अभी पिछला पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा था।
सी दिस, यहाँ पर जो है वो एनिमेशन देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मौजूद, राइजोबियम मौजूद है। सर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन्होंने यूज किया और इनका यूज करके क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। नाउ दीज कंपाउंड्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स क्या करेंगे, अब इनको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज एंड दीज नाइट्रेट्स दे आर गोइंग टू मेक द प्लांट प्रोटीन्स। अब ये प्लांट ने अपनी प्रोटीन्स बना करके तैयार कर ली। Now these plants are going to be further eaten by the animals, यानी कि herbivores, and in turn these herbivores are going to be eaten by the carnivores. So ये proteins are going to be transferred level by level, यानी कि chain एक बन रही है, this is called as food chain, और इसमें हर एक level trophic level है, trophic level to trophic level वो proteins transfer होते हुए चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली एक वक्त आएगा, वो प्लांट है, वो डियर है, वो टाइगर है, वो सारे के सॉरी लॉयन है, जो भी था, वो सारे के सारे एक लाइफ स्पान खत्म करने के बाद अपने जो है वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके ऊपर आएंगे एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू डिकम्पोज ऑल दीज मटेरियल, और वो सारे के सारे मटेरियल दोबारा से जो है इन्हीं प्लांट्स में, इन्हीं रूट्स में जो है वो मिल जाएंगे, और फिर से क्या होगा, these materials are going to be consumed again by the plants, so hence the cycle continues बेटा। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर मौजूद हो गई। अब दूसरी चीज क्या होती है कि सर ये तो चलिए इस तरीके से मौजूद होकर के आ गई, दूसरी चीज और क्या होती है कि कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर ऐसे, these bacteria are called as denatrifying bacteria। अब ये denatrifying bacteria जो कि नाइट्रेट्स वगैरह मौजूद होते हैं, इसको दोबारा से क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वापस चली जाती है। एट लास्ट आई हैव अ डायग्राम, इस डायग्राम को अपने कॉपी में जरूर बना लेना बेटा, जिसमें मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो भी बताया है उसको और डिटेल में इस तरीके से एक्सप्लेन करें। आइए आप देखिए, समझिए बेटा, यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के फॉर्म में, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब क्या हुआ, यहाँ पर हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कर रहा है। ये क्या है सर, अभी आपने बताया राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम कर रहा था, ब्लू ग्रीन एल्गे भी करता है, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। इन्होंने जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इधर भी हो रहा है, यहाँ पर सर लाइटनिंग हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रेट्स आपके बनकर के आ रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये अमोनिया में बेसिकली सबसे पहले कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिर ये अमोनिया जो होता है, व्हाट इज दिस, अमोनिया, या फिर इसको छोड़िए आप, यहां से समझो, यहां पर क्या होता है, दिस पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। यहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर कॉल्ड एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास नाइट्रेट्स बनकर के तैयार हो गया। दूसरी चीज दोबारा से आपने देखी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर गोइंग टू कन्वर्ट, सॉरी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स थ्रू लाइटनिंग और थ्रू दीज बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब ये नाइट्रेट्स जो है बेटा, दीज नाइट्रेट्स आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स इससे अपना जो है क्या करेंगे सर, अपना प्रोटीन बना लेंगे, और ये प्रोटीन जो है वो इस तरीके से एनिमल्स में ट्रांसफर हो जाएगा, ये दोनों की डेथ हो जाएगी, डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इसको फिर चेंज कर देंगे किस चीज में, अमोनिया में, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। फिर अमोनिया जो है वो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से क्या हो जाएगा बेटा, ये नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से नाइट्रेट्स इस तरीके से इस्तेमाल हो गए, तो एक साइकिल तो ऐसे करके ये चल रही है, ठीक है, सीधी ये वाली एक साइकिल चलती चली चली जा रही है कि नाइट्रेट से प्लांट ने यूज किया, प्लांट ने यूज किया, एनिमल ने यूज किया, एनिमल मर गए, प्लांट्स मर गए, दोबारा सॉइल में आ गया, फिर प्लांट्स ले लिए, एक साइकिल ऐसे चल रही है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो नाइट्रेट्स है बेटा, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया है, दे आर कॉल्ड एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। These denatrifying bacteria, what they are going to do, they are going to do the process of denatrification through which the nitrates are again going to convert into the atmospheric nitrogen। और यही वजह है बेटा कि क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है सर 78%। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई बेटा, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आज हम लोगों ने 2 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपके लिए 10 साल के कम से कम पीवाईक्यूज लेकर के आऊंगा, और जिससे आपको ये एहसास होगा
कि कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है होने वाला है बेटा ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि पिछले 10 साल में करीब 27 से 23 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है वो आए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर साल 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज निकल करके आ रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। सो इसमें जो जो चीजें आपको अगर बाई चांस कुछ नहीं समझ में आएंगी तो बेटा कमेंट में आप पिन करिए, अरे सॉरी कमेंट आप कमेंट करिए, और पिन नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी चीज के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ओके बेटा, तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल, एंड एट लास्ट लेट मी शो यू द शेड्यूल। आज का ये शेड्यूल था, इट हैज बीन डन, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। कल की जो क्लास होगी वो रेशनल नंबर्स की होगी, जैक सर की। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, एंड वीडियो अगर आपको समझ में आई है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छे से इसको लाइक कर दीजिए बेटा। आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी बैचमेट्स हैं, उन सबको शेयर कर दीजिए, ताकि आप जो है खुद भी तैयारी करें, और साथ ही साथ आपका बैचमेट, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले सब लोग जो है वो तैयारी करें। और बिल्कुल बेटा इसी के जरिए से जेडे एकेडमी के जरिए से जेडे एकेडमी के साथ ही साथ आप जो है वो अपनी सीट जो है वो कंफर्म कर सकते हैं एएमयू के एंट्रेंस में। सो ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, थैंक यू सो मच, अल्लाह।